नमस्कार, प्रणाम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? मैं चंदन आपके अपने यूट्यूब चैनल चंदन वर्ल्ड क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्यारे बच्चों, जैसा कि आज हम लोग पढ़ेंगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के मैथ इकाई फर्स्ट में हम लोग आज देखेंगे संख्या के बारे में। तो चलिए समय को ना गँवाते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं अपने सिलेबस के टॉपिक को। अब पहले पढ़ना है इकाई फर्स्ट संख्या। इसमें पहला हम लोग को डेफिनेशन देना है, संख्या का अर्थ एवं परिभाषा। किसके बारे में सीखना बाबू? संख्या का अर्थ एवं परिभाषा के बारे में सीखना है। चलिए देखते हैं, क्या होता है इसकी परिभाषा? संख्या एक प्रकार की संख्या एक प्रकार की गणितीय मान संख्या एक प्रकार का गणितीय मान है, जिसका उपयोग गणना या माप करने में किया जाता है। संख्या एक प्रकार का गणितीय मान है, जिसका उपयोग गणना तथा मापन में किया जाता है। अब हमने सीखा कि संख्या क्या है, संख्या का अर्थ क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है। अगर हम आपसे कहें कि संख्या एक प्रकार का गणितीय मान है, संख्या क्या है? एक प्रकार का गणितीय मान है, जिसका उपयोग जिसका उपयोग गणना या माप करने में किया जाता है। जिसका उपयोग हम लोग कहाँ-कहाँ करते हैं? किसी चीज़ को गणना करने में तथा उसको मापने में तथा उसको मापने में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? संख्या का प्रयोग करते हैं। तो चलिए इसकी एक और डेफिनेशन हम थोड़े से शॉर्ट में देखते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है? संख्या एक प्रकार की गिनती या माप होती है। बाबू क्या होती है? संख्या एक प्रकार की गिनती या माप होती है। अब इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं कि संख्याओं के प्रकार के बारे में देखते हैं। क्या देखते हैं बाबू? अगला टॉपिक हमारा आता है कि संख्याओं के प्रकार। संख्याओं के कितने प्रकार होते हैं तथा उनकी परिभाषाएँ क्या-क्या होती हैं, हम लोग उसके बारे में अब आगे देखते हैं। चलिए बाबू देखते हैं संख्याओं के प्रकार क्या-क्या होते हैं। संख्याओं के प्रकार में नंबर 1 आता है नम नंबर 1 आता है प्राकृतिक संख्या। नंबर 1 क्या आता है बाबू? प्राकृतिक संख्या आता है। नंबर 2 क्या आता है? नंबर 2 आता है पूर्ण संख्या। क्या आता है बाबू? पूर्ण संख्या। नंबर 3 आता है पूर्णांक संख्याएँ। क्या आता है? पूर्णांक संख्याएँ आता है। नंबर 4 आता है परिमेय संख्याएँ। नंबर 5 आता है
अपरिमेय संख्याएँ। अपरिमेय संख्याएँ। इसके बाद हम लोग आगे भी देखते हैं और भी संख्या होती है जिसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। हमने क्या देखा कि नंबर 1 संख्याओं के प्रकार हमने देखा। नंबर 1 आता है प्राकृतिक संख्या, नंबर 1 क्या आता है? प्राकृतिक संख्या आता है और नंबर 2 क्या आता है? पूर्ण संख्या आता है। नंबर 3 क्या आता है? पूर्णांक संख्या आती है। नंबर 4 क्या आती हैं? परिमेय संख्याएँ। नंबर 5 आती हैं अपरिमेय संख्याएँ तथा इसके और भी हैं टॉपिक यानी कि 9-10 में 10-11 हमको आस-पास पढ़नी है। चलिए उसको हम लोग देखते हैं क्या-क्या पढ़ना है। बाबू, सबसे पहले हमको देखना है कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? हमको क्या पढ़ना है कि प्राकृतिक संख्या किसे पढ़ते हैं? प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? क्या पढ़ना है कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? चलिए उसको देखते हैं। प्राकृतिक संख्या परिभाषा अगर करें, गिनती की वे सभी संख्याएँ गिनती की वे सभी संख्याएँ जो जो 1 से शुरू होकर शुरू होकर अनंत तक जो 1 से शुरू होकर 1 से शुरू होकर अनंत तक होती हैं, उसे उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बाबू? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? हमने क्या देखा कि गिनती की सभी संख्याएँ जो 1 से शुरू होकर जो 1 से शुरू होकर अनंत तक होती हैं। कहाँ तक होती हैं बाबू? अनंत तक होती हैं, उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। चलिए, इसके इसके अंदर हम लोग कुछ देखते हैं, इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। हमने सीखा क्या कि गिनती की वे सभी संख्याएँ जो 1 से शुरू होकर अनंत तक होती हैं। कहाँ तक होती हैं? अनंत तक होती हैं। तो ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उससे हम लोग देखते हैं कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है। इन सभी चीज़ों को हम लोग समझते हैं। अगर हम नोट्स की बात कर लें, अगर आपसे कोई कहे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी? तो हम कहेंगे 1। क्या कहेंगे? 1 कहेंगे। अगर हम कहें कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन होती है? तो कहेंगे 1 होती है। अगर हम दूसरी बात की करें, जैसे सबसे छोटी सीखें, तो हम सबसे बड़ी भी सीख सकते हैं बाबू। कि सबसे
बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी? तो कह सकते हैं कि अनंत, जिसका साइन इस तरह होता है। क्या होता है? जिसका साइन इस तरह होता है। बात समझ रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं ना है? अगर दिक्कत रहेगा तो वीडियो देखने के बाद आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि हम लोग प्रयास करेंगे अगली वीडियो में सब चीज़ को अच्छे से अच्छे सुधारने का पूरी तरीके से प्रयास करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। इसके कुछ और भी टॉपिक हैं। अगली संख्याओं को देखते हैं फिर लास्ट हम लोग कुछ और चर्चाएँ करेंगे। जैसे बाबू अगली संख्या आती हमारी है पूर्ण संख्या। क्या आती है बाबू? पूर्ण संख्या आती है। इसके बारे में हमको पढ़ना है पूर्ण संख्या कहते किसे हैं? चलिए, अगर इसकी परिभाषा की बात करें कहें तो जब शून्य को भी जब शून्य को भी प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शामिल कर लिया जाए जब शून्य को भी प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शामिल कर लिया जाए तो ऐसे संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं। हमने क्या देखा कि जब शून्य को भी प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शामिल कर लिया जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात कर दें तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 ईटीसी कर लीजिए, डॉट डॉट कर दीजिए, है ना? बात समझ रहे हैं? इसके भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उस पे हम लोग चर्चा कर सकते हैं बाबू। जैसे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगी? है ना? इन सब चीज़ों को हम लोग थोड़ा-सा देख लेते हैं। अगर हम बात करें सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन-सी होगी? अगर हम आपसे कहें कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन होगी? तो हम लोग कह सकते हैं बाबू 0। क्या कह सकते हैं? 0। लेकिन अगर यहीं आपसे बात कर दें कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन होगी? तो हम लोग कह सकते हैं कि अनंत होगी। क्या होगी? अनंत होगी। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत होगी। और एक बात आपसे बताएँ, सभी
प्राकृतिक संख्याएँ सभी प्राकृतिक संख्याएँ पूर्ण संख्याएँ होती हैं। संख्याएँ होती हमने क्या-क्या सीखा? कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन होती है? सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन होती है? और हमने सीखा कि सभी प्राकृतिक संख्याएँ पूर्ण संख्याएँ होती क्या सीखा बाबू हमने? 3 चीज़ों का हमने सीखा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन होती है और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन होती है और हमने सीखा कि सभी प्राकृतिक संख्याएँ पूर्ण संख्याएँ होती हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएँ क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएँ होती हैं। चलिए बाबू आगे देखते हैं, अगली संख्या कौन हमको पढ़ना है। तो देख रहे हैं बाबू क्रमागत पूर्ण संख्याओं के बारे में हमको पढ़ना है। क्या पढ़ना है? क्रमागत पूर्ण संख्याओं के बारे में हमको इसका अध्ययन करना है। चलिए देखते हैं कि क्रमागत पूर्ण संख्याएँ किसे कहते हैं? अगर इसकी परिभाषा दें क्रमागत पूर्ण संख्याएँ क्रमागत पूर्ण संख्याएँ ऐसी पूर्ण संख्याएँ होती हैं ऐसी पूर्ण संख्याएँ होती हैं जो एक क्रम में हो। जो एक क्रम में हो। क्या हमने सीखा बाबू? कि ऐसी संख्याएँ ऐसी पूर्ण संख्याएँ जो किसमें हो? एक क्रम में हो। ऐसी क्रमागत पूर्ण संख्याएँ जो एक क्रम में हो, उसे क्या कहते हैं? क्रमागत पूर्ण संख्याएँ कहते हैं। चलिए, जैसे देखते हैं, इसका एग्ज़ाम्पल की बात करें 1, 2, 3, 4, 5 आप देख रहे हैं, ये सब संख्याएँ क्या हैं? एक क्रम में हैं, क्योंकि 1 के बाद क्या आता है? 2 आता है, 2 के बाद क्या आता है? 3 आता है, 3 के बाद क्या आता है? 4 आता है, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7 इस तरह की सभी संख्या क्या होती हैं? एक क्रम से होती हैं। चलिए, इसमें भी कुछ बातें हैं, जो हम लोग आज सीखेंगे। इसमें भी कुछ ऐसी बातें हैं, जिसको हम क्या करेंगे? आज अच्छे से सीखेंगे। चलिए देखते हैं वो कौन-कौन सी बातें हैं, जिसके बारे में आज हमको सीखना है बाबू। नंबर 1 की बात कर दें कि 2 क्रमागत 2 क्रमागत पूर्ण पूर्ण संख्याओं का अंतर सदैव एक होता है। क्या हमने सीखा? कि 2 क्रमागत पूर्ण संख्याओं का अंतर सदैव कितना होता है? 1 होता है। चलिए देखते हैं कैसे? मान लेते हैं कि 2 और 3 हमने क्या संख्या लिया? 2 और 3 आप देख रहे होंगे 2 और 3 के बीच का जो अंतर है, वह 1 के बराबर है।
इसी प्रकार अगर हम 5 और 6 ले लें, क्या ले लें? 5 और 6 ले लें, तो 5 और 6 के बीच आप देख रहे होंगे कि अंतर कितने का है? 1 का ही है। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि क्रमागत पूर्ण संख्याएँ ऐसी पूर्ण संख्याएँ होती हैं, जो एक क्रम में होती हैं, लेकिन इसके बीच के इसके बारे में जो कुछ मुख्य बिंदु हैं, वह हम आपके साथ डिस्कशन कर रहे हैं। 2 क्रमागत पूर्ण संख्याओं का अंतर जो होता है, वह सदैव 1 के बराबर है ना? एक और भी इसमें कुछ बातें हैं, चलिए उसको भी देख लेते हैं क्या होती हैं। वह कौन-सी बात है बाबू? देखेंगे। 3 क्रमागत 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली पहली संख्या और तीसरी तीसरी संख्या के योग का योग का आधा करने पर आधा करने पर दूसरी संख्या प्राप्त होती है। बाबू हमने क्या सीखा कि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली संख्या और तीसरी संख्या का योग पहली संख्या और तीसरी संख्या के योग का आधा करने पर हमें दूसरी संख्या प्राप्त होती है। कैसे बाबू? एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे 4, 5, 6 हमने 3 संख्याएँ ले लिया कि 4, 5, 6 क्या लिया? 4, 5, 6 आपसे बताए थे कि पहली और तीसरी का योग क्या हमने बताया था बाबू? पहली और तीसरी का योग। तो पहली संख्या कौन है? 4 है और तीसरी संख्या 6 है। इन दोनों का योगफल जोड़िएगा तो 10 हो गया। योगफल करने के बाद आप देख रहे हैं उसे हम बोले हैं कि आधा करना है। क्या करना बाबू? आधा। इसके बटे 2 कर दीजिए। भाग कीजिएगा, 2 का भाग 10 में कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। आप देख रहे हैं कि हमको कौन संख्या मिल गया? यह बीच वाली संख्या प्राप्त हो गई है। उसी प्रकार आप कोई भी संख्या लेकर के आप चेक कर सकते हैं। जैसे एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे 10, 11, 12 हमने 3 संख्याओं का प्रयोग किया 10, 11 और 12। 10, 11, 12 में आप देखिएगा 10 पहली संख्या, दूसरी संख्या है तीसरी संख्या है 12। इन दोनों का योगफल अगर हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा बाबू 22। अगर हम 22 का आधा कर दें, यानी इसमें 2 से भाग कर दें, तो आएगा कितना? 2 का भाग करेंगे तो आएगा 11। क्या आएगा? 11 आएगा। यही हमारी क्या है? बीच वाली संख्या प्राप्त हो गया। है ना? आप समझ सकते हैं इस चीज़ को बेखूबी, आराम से इसको समझते रहिए। आगे चलते हैं, अगली संख्याओं के बारे में हमको क्या-क्या पढ़ना है। चलिए,
देखते हैं पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, क्या होती है बाबू? पूर्णांक संख्याएं किसे कहते हैं? आइए देखते हैं पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटीजर्स नंबर कहते हैं। इंटीजर्स नंबर क्या होता है? इसे कह सकते हैं ऐसा समूह, क्या कहें बाबू? ऐसा समूह, ऐसा ऐसा समूह जो प्राकृतिक जो प्राकृतिक धन तथा ऋण प्राकृतिक धन तथा ऋण संबंधी ऋण संबंधी, यहाँ तो हो गया ऋण संबंधी संख्याओं के साथ साथ संख्याओं के साथ साथ शून्य को भी शून्य को भी शामिल कर लिया जाए तो ऐसे संख्याओं के समूह को संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्याओं का पूर्णांक संख्याओं पूर्णांक संख्याओं का समूह कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? हमने देखा कि ऐसा समूह जो प्राकृतिक धन तथा ऋण संबंधी संख्याओं के साथ साथ शून्य को भी शामिल कर लिया जाए तो ऐसे संख्या के समूह को पूर्णांक संख्याओं का समूह कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? पूर्णांक संख्याओं का समूह कहते हैं। जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट कर दीजिए, है ना? यानी कि हमने एग्जाम्पल के माध्यम से समझा कि -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट करके, है ना? आगे देखते हैं बाबू। इसमें देखिए 2 चीज और आपको देखना है। 2 चीज में क्या होती है? हमने सीखा
कि धन यानी ऐसा समूह जो प्राकृतिक धन तथा ऋण संबंधित संख्याओं के साथ-साथ शून्य को भी शामिल कर लिया जाए, तो ऐसे समूह को पूर्णांक संख्याओं का समूह कहते हैं। तो बाबू हमने देखा कि -2, -1, 0, 1, 2, 3। अब आगे देखते हैं बाबू कि धन पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? ऋण पूर्णांक संख्याएँ किसे कहते हैं? चलिए देखते हैं। नंबर 1 आता है धन पूर्णांक, धन पूर्णांक। इसे कह सकते हैं धन चिन्ह युक्त, धन चिन्ह युक्त, धन चिन्ह युक्त प्राकृतिक संख्याओं को धन पूर्णांक कहते धन चिन्ह युक्त प्राकृतिक संख्याओं को धन चिन्ह युक्त प्राकृतिक संख्याओं को धन पूर्णांक कहते हैं। जैसे 5, 4, 8, 9, 11 ईटीसी, है ना? आगे देखते हैं बाबू, दूसरा आता है ऋण, ऋण पूर्णांक। क्या आता है बाबू? ऋण पूर्णांक आता है। इसकी परिभाषित करें तो ऋण चिन्ह युक्त ऋण चिन्ह युक्त प्राकृतिक संख्याओं को प्राकृतिक संख्याओं को ऋण पूर्णांक कहते हैं। जैसे -5, -4, -3 आदि। हम देखें बाबू धन पूर्णांक किसे कहते हैं, उसके बारे में सीखा हमने। दूसरी बात उसमें कुछ टॉपिक आते हैं जैसे धन पूर्णांक में क्या? धन चिन्ह युक्त प्राकृतिक संख्याओं को धन पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे 5, 4, 8, 9, 11 आदि। दूसरा हमने सीखा ऋण पूर्णांक। क्या हमने सीखा? ऋण पूर्णांक। तो हम कह सकते हैं कि ऋण चिन्ह युक्त प्राकृतिक संख्याओं को ऋण पूर्णांक कहते हैं। जैसे ऋण 5, ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1 आदि कह सकते हैं। आगे देखते हैं कि अगली संख्या कौन-सी है जिसको हमको पढ़ना है। चलिए बाबू देखते हैं। वह संख्या मिली हमको परिमेय संख्या। क्या मिली बाबू? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्याओं के बारे में हमको पढ़ना है, तो हम लोग इसकी परिभाषा पहले करें कि परिभाषा क्या होगी? जैसे हम लोग इस शॉर्ट फॉर्म में बात करें, तो ऐसी संख्याएँ
ऐसी संख्याएँ जिसे जिसे P बाई Q के रूप में रूप में ऐसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हमने क्या देखा कि ऐसी संख्याएं जिसे P बटा Q रूप में लिखा जा सके P बटा Q के रूप में लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं परिमेय संख्या कहते हैं लेकिन इसमें कुछ कंडीशन होती बाबू वह कंडीशन क्या होती है हम देखते हैं इसमें कंडीशन होती है Q इज नॉट इक्वल टू जीरो क्या होती है Q इज नॉट इक्वल टू जीरो Q इज नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब यह होता है कि जो हमारा हर होता है वह शून्य नहीं होना चाहिए जैसे एग्जाम्पल समझे कि 3/4 3 इसमें क्या है बाबू यह P का मान है ये 4 क्या है Q का मान है अगर हम दूसरी बात कर लें जैसे अगर हम कर दें 8/7 8 इसमें क्या है P का मान है 7 क्या है यह Q का मान है लेकिन अगर ही हम कह दें कि 3/0 तो क्या यह परिमेय संख्या होगी तो हम कहेंगे नहीं हम क्या कहेंगे नहीं क्यों क्योंकि अभी आपने शर्त सीखा है इसकी कुछ शर्तें होती हैं कि Q इज नॉट इक्वल टू जीरो यानी जो Q का मान होता है वह शून्य नहीं होना चाहिए यानी वह शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए बाबू यहाँ कर सकते हैं यह क्या है परिमेय संख्या नहीं है परिमेय संख्या हमारी कौन है 3/4 है और 7/8 कर सकते हैं इस प्रकार की और भी संख्या है जिसको हम लोग कर सकते हैं ये सब क्या होती है परिमेय संख्याएं होती है ना चलिए आगे कुछ देखते हैं बाबू अगली कौन संख्या पढ़ना है अपरिमेय संख्याएं क्या पढ़ना बाबू अपरिमेय संख्याएं पढ़ना जिसे हम लोग क्या कहते हैं इरेशनल नंबर क्या कहते हैं इरेशनल नंबर स्पेलिंग मिस्टेक है इरेशनल नंबर हो गया चलिए इसकी परिभाषा हम लोग देखते हैं इसकी परिभाषाएं क्या हो सकती हैं कह सकते हैं कि वे वे संख्याएं जिन्हें P बाई Q के रूप में P बाई Q के रूप में ना लिखा ना लिखा जा सके या व्यक्त ना किया जा सके
हमने क्या देखा? हमने देखा कि वे संख्याएँ जिन्हें P बटा Q रूप में ना व्यक्त किया जा सके, उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे अगर हम एग्ज़ाम्पल समझें, तो जैसे अंडर रूट 5 या अंडर रूट 8 या अंडर रूट 11 आदि कह लीजिए। हमने क्या सीखा? जैसे करड़ी में 5, करड़ी में 8 और करड़ी में 11। इस प्रकार की जो संख्याएँ होती हैं, वे सब क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएँ होती हैं। एक छोटी-सी बात बताएँ बाबू आपको, तो कह सकते हैं कि करड़ी में और भी संख्याएँ होती हैं, करड़ी में और भी संख्याएँ होती हैं, वह अपरिमेय क्यों नहीं होती हैं? तो चलिए देखते हैं एक छोटे से एग्ज़ाम्पल के साथ। जैसे मान लेते हैं, यह करड़ी में हम लिख दिए 4, क्या लिख दिए? करड़ी में 4। तो करड़ी में 4 लिखने का मतलब यह है मेरा, तो आप देख सकते हैं कि ये जो 4 है, इसका हम लोग वर्गमूल निकाल सकते हैं बाबू। तो वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है। अंडर रूट 4 का जो वर्गमूल होता है, वो कितना होता है? 2 होता है। तो आप अभी सीखे थे, 2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। कैसे? इसको हम लिख सकते हैं 2/1 लिख सकते हैं। बाबू यह हो गया P, यह हो गया Q। क्या हो गया? 2 का जो मान है, वह P के बराबर हो गया। Q जो है, वह 1 के बराबर हो गया। आप कह सकते हैं इस प्रकार से यानी जिन संख्याओं का वर्गमूल निकाला जा सके, जिन संख्याओं का वर्गमूल निकाला जा सके, तो वैसी संख्याओं को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। जिन संख्याओं का वर्गमूल ना निकाला जा सके, उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, क्या पढ़ना बाबू? अभाज्य संख्याएँ, क्या पढ़ना है? अभाज्य संख्याएँ। इसकी अगर हम लोग परिभाषा करें, तो कैसे लिख सकते हैं? अभाज्य संख्याएँ, इसका अगर हम परिभाषा करें, कि ऐसी संख्याएँ जिसके जिसके केवल 2 ही 2 ही कौन-कौन से? 1 और 1 और स्वयं, 1 और स्वयं गुणनखंड गुणनखंड हो, उसे अभाज्य अभाज्य संख्या कहते हैं। हमने क्या सीखा बाबू? कि ऐसी संख्याएँ जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हो, 1 और स्वयं। 1 और स्वयं के अतिरिक्त उसके कोई और गुणनखंड ना हो, तो वैसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य गुणनखंड वाली संख्या कहते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल समझते हैं। जैसे हम कह दें 5, क्या कह दें? 5 और क्या कह दें? 11, 13
17, 19 आदि कह लीजिए। ये सब संख्याएँ आप देख रहे होंगे, ये सब संख्या कैसी हैं? अभाज्य संख्याएँ हैं। क्यों? क्योंकि इसके अगर हम गुणनखंड की बात करते हैं, जैसे छोटी संख्या आपको ले लें कि 5, 5 के गुणनखंड क्या हो सकते हैं बाबू? 1 और 5 ही हो सकती है। अगर हम 11 की बात कर लें, 11 को देख रहे होंगे तो 1 से कटेगा और किससे कटेगा? 11 से ही कटेगा। इसके और कोई गुणनखंड नहीं हो सकते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि ये सभी जो संख्याएँ हैं, क्या हैं? अभाज्य संख्याएँ होती हैं। अगली संख्याएँ देखते हैं, क्या पढ़ना है बाबू? भाज्य संख्याएँ। क्या पढ़ना है? भाज्य संख्याएँ। इसको अगर हम परिभाषित करें, ऐसी संख्याएँ जिनके 2 के अतिरिक्त 2 के अतिरिक्त और भी गुणनखंड हों। ऐसी संख्याएँ जिनके 2 के अतिरिक्त और भी गुणनखंड हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। उसे भाज्य संख्या कहते उसे भाज्य संख्या कहते हैं। चलिए देखते हैं बाबू, हमने सीखा कि ऐसी संख्याएँ जिसके 2 के अतिरिक्त और भी गुणनखंड हो, यानी 2 से ज़्यादा हो, तो वैसी संख्याओं को हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल समझते हैं इसको, जैसे मान लेते हैं 8, ठीक है? 8, 12, 16 ये 3 संख्या लेते हैं, 3 संख्याओं को देखते हैं इसके क्या-क्या फैक्टर हो सकते हैं। आप देख सकते हैं कि 8 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी होगा, 4 से भी होगा और 8 से भी होगा। 12 को देखते हैं, 1, 2 से भी होगा, 3, 4, 6 और 12 से भी होगा बाबू। 16 को देख लेते हैं, 1, 2, 4, 8 और 16। आप देख रहे होंगे बाबू कि इनके जो फैक्टर हैं 2 से अधिक हैं। इनके जो फैक्टर है क्या हैं? 2 से अधिक हैं। इसलिए कह सकते हैं कि ये सभी संख्याएँ कैसी संख्याएँ हैं? भाज्य संख्याएँ हैं। ये सब कैसी संख्या है बाबू? भाज्य संख्याएँ हैं। आगे देखते हैं, हमको और क्या पढ़ना है? स्वअभाज्य संख्याएँ। क्या पढ़ना है बाबू? स्वअभाज्य संख्याएँ। इसको कह सकते हैं, इसकी परिभाषा अगर हम बात करें कि वे वे संख्याएँ जिनके 1 के अतिरिक्त जिनके 1 1 के अतिरिक्त और कोई
और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो तो ऐसी संख्याओं को ऐसी ऐसी संख्याओं को सह अभाज्य संख्या कहते हैं। सह अभाज्य संख्या कहते हैं। हमने देखा इसकी परिभाषा कि वे संख्याएं जिनके एक के अतिरिक्त और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो तो वैसी संख्या को हम लोग सअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हम लोग एग्जांपल समझते हैं। जैसे 9 और 16, 9 और 16 देख लेते हैं बाबू, इसके क्या-क्या उभयनिष्ठ गुणनखंड हो सकते हैं। अगर हम 9 की बात करें, 9 के कितने गुणनखंड होंगे? देखिए 1, 3 और 9। अगर हम 16 की बात करें बाबू तो क्या होगा? 1, 2, 4, 8, 16। आपको पता ही होगा कि उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है? कॉमन। उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है? कॉमन होता है। तो आप देख रहे होंगे इसमें भी 1 है और बाबू इसमें भी 1 है। क्या है? दोनों में आप देख रहे हैं, ये क्या है? कॉमन है। क्या है? दोनों में क्या है? एक ही कॉमन है। इसलिए कह सकते हैं कि ये जो हमारी संख्याएँ हैं, ये क्या हैं? सह-अभाज्य संख्याएँ हैं। क्या हैं? सह सह-अभाज्य संख्याएँ हैं। आगे देखते हैं बाबू हमको क्या पढ़ना है? अगली संख्या कौन-सी है? उसको देखते हैं हमको क्या पढ़ना है। अगली संख्या बाबू मिल गया है वास्तविक संख्या। क्या मिला है? वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं जिसको हम लोग कहते हैं रियल नंबर। क्या कहते हैं? रियल नंबर। चलिए देखते हैं इसकी परिभाषा। परिमेय तथा अपरिमेय। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएँ मिलकर परिमेय संख्याएँ तथा अपरिमेय संख्याएँ सॉरी मिलाकर परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएँ मिलाकर जो संख्या प्राप्त होती है जो
संख्या प्राप्त होती है उसे वास्तविक उसे वास्तविक संख्या कहते कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बाबू? वास्तविक संख्या कहते हैं। अगर हम इसकी दूसरी परिभाषा को बात करें तो कह सकते हैं कि आम गणना में प्रयोग होने वाली आम गणना में प्रयोग होने वाली संख्याएं संख्याएं वास्तविक वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। हमने सीखा कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर जो संख्या प्राप्त होती है उसे हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। अगर दूसरी भाषा में इसके हम लोग डेफिनेशन सीखे थे कि आम गणना में प्रयोग होने वाली सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे जैसे अगर हम बात कर लें 1, 15, 8 8 नहीं 82 कर दे, थोड़ा संख्या बड़ी रहे, है ना? 82 और हम कर दें 3/4 आदि कर दीजिए। ये सब संख्याएं कैसी बाबू? वास्तविक संख्याएं हैं। आशा करते हैं कि आप सबको यह सेशन बहुत ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी के साथ-साथ हम अपने इस क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।